कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कुछ लोग अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। नमस्कार, मैं पूर्णिमा और दिल से विद पूर्णिमा में आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो कभी बेडरिडन थे और आज वो आयरन मैन कोच हैं, बाइसिकल मेयर ऑफ भोपाल हैं, पेशे से सिविल इंजीनियर और प्रोप्राइटर एस लैंड सर्वेयर हैं। तो आइए मिलते हैं प्रवीण जी से। नमस्कार प्रवीण जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि आयरन मैन क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि आयरन मैन आखिर है क्या। जी, तो आयरन मैन एक ट्रायथलॉन है बेसिकली, जो वर्ल्ड ट्रायथलॉन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित की जाती है। दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में आयोजित किया जाता है इवेंट। और जैसे आपने मैराथन सुना होगा, तो मैराथन में क्या होता है, हम रनिंग करते हैं 42 किलोमीटर जी, तो उसमें एक स्पोर्ट होता है रनिंग जी। तो ये ट्रायथलॉन में 3 स्पोर्ट होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, और तीनों बैक टू बैक करने होते हैं। तो आयरन मैन जो है वो 3.8 किलोमीटर एग्जैक्टली स्विमिंग होता है, और उसके जस्ट बाद में 180 किलोमीटर साइकिलिंग होता है, उसके बाद 42 किलोमीटर रनिंग होता है। तो ये होता है आयरन मैन। और इसका आधा होता है 70.3, जिसमें 1.9 किलोमीटर स्विमिंग और 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रनिंग, यानी कि हाफ मैराथन रनिंग। ये बैक टू बैक करना होता है 8.5 घंटे के अंदर। इसमें स्विमिंग होती है मोस्टली ओशन वाटर में होती है, या लेक या रिवर में होती है, पर कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं होती है। हमेशा ओपन वाटर में स्विमिंग करनी होती है। और चूंकि ओशन वाटर में ज़्यादातर लोकेशंस पे होती है, तो वहाँ पर कोस्टल एरिया ही होता है, तो हीट और ह्यूमिडिटी का भी अपना काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है। इसलिए आयरन मैन दुनिया की टफेस्ट रेसेस में से माना जाता है। अब मुझे एक क्यूरोसिटी थी कि जैसा कि आपने कहा कि आयरन मैन एक ट्रायथलॉन है, तो इसकी जो स्विमिंग वाली जो होती है वो ओशंस में होती है जी। तो क्या ये सब चीजें सेफ होती हैं? अंडर सेफ सर्कमस्टांसेस ये करवाए जाते हैं सारी चीजें? बहुत ज़्यादा सेफ होती है, मैं तो कहूँगा ओवर सेफ होती है। आयरन मैन में बहुत ही कम ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ कैजुअलिटी हुई हो, स्विमिंग में स्पेशली। और हम जो इंडियंस एक्चुअली, हम लोगों को स्विमिंग सबसे हमारा वीक पॉइंट होता है। तो स्विमिंग से हमें डर लगता है, हमें बचपन से स्विमिंग का एक्सेस नहीं होता है मोस्टली, और ना ही हमें कोई शौक होता है स्विमिंग करने का। तो स्विमिंग से हम लोग डरते हैं, इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। बट आयरन मैन जो है वहाँ पे सेफ्टी का, सिक्योरिटी का पूरा वो लोग ध्यान रखते हैं। प्रोफेशनल जो उनके रेस्क्यूअर रहते हैं वो सब जगह डिप्लॉयड रहते हैं, बोट्स रहती है, कयाक्स रहती है, तो उनकी व्यवस्था पूरी रहती है। तो अगर मतलब कोई करना चाहे तो सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सेफ है। ये एक इंस्पायरिंग बात है ना। मतलब जिनने कभी किया नहीं है या जिनने कभी देखा सुना नहीं है, हालांकि अब तो मुझे लगता है कि सारी चीजें गूगल पे बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई, फिर भी जब तक पर्सनली नहीं करो तब तक समझ में नहीं आता है वो। नहीं, लेकिन आप कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा कि सेफ है, कर सकते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। मैं तो सबको यही मोटिवेट करता हूँ कि करना भी चाहिए लाइफ में, एक बार कम से कम एक आयरन मैन तो करना ही चाहिए। उसमें आपके एंड्योरेंस का, आपके कमिटमेंट का सारे टेस्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ आपके एक पॉइंट पे, जो मुझे ये पता चला है कि जैसे कि आप एक समय पे बेड रिडन थे और मल्टीपल टाइप ऑफ हेल्थ एलिमेंट्स से घिरे हुए थे। फिर आपको एक, हमारे सबकी जिंदगी में एक मैजिकल मोमेंट होता है, तो आप हमारे देखने वालों को वो मैजिकल मोमेंट शेयर कीजिए कि जब आपको लगा हो कि मुझे करना है। तो मैजिकल मोमेंट मोस्ट ज़्यादातर लोगों के साथ, जो मैंने जितना स्टडी किया है, जितना जाना हूँ लोगों को, मैंने अक्सर देखा है कि वो हमेशा बुरा वक्त ही होता है। अच्छा। तो जब आपका अपनी लाइफ में एकदम आप रॉक बॉटम में होते हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं किसी लायक नहीं रहा, तब आप बाउंस बैक करते हो। बिल्कुल। और उस समय जो बाउंस बैक करता है, जो व्यक्ति, मतलब सब लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग गिव अप भी कर देते हैं, और जो उस वक्त बाउंस बैक कर लेता है फिर वो बहुत ऊंचा जाता है। जी। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा समय आया था। अब मैं चूंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जी जी। तो बचपन से हमारी प्रायोरिटीज अलग थी। काम बड़े होना है, जैसे तैसे पढ़ लिख लो, आधा अधूरा पढ़ लिख लिया, काम धंधा चालू कर दिया, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ये सब
इसमें सब लगे रहते हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज वो रहती है कि हमें काम धंधा करना है, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी, घर लेना है, शादी करनी, बच्चे करना, यही हमारी प्रायोरिटीज है। इसके आगे हम कुछ सोचते नहीं है। और सारे सबके साथ यही समस्या है। हमारा इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री, तो हम लोग सबसे पहले यही सब चीज़, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही रहता है। तो मेरे साथ भी सेम था, मैं भी उसी में लगा हुआ था। आधी उधरी पढ़ाई कंप्लीट की और काम धंधे से लग गया। फिर उसका मैंने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। स्कूटर चला चला के मेरे हाथों में गठाने पड़ गई थी, बट मैंने कभी रुका नहीं। मैंने जीवन में कभी बरसाती नहीं पहनी कि बारिश आ रही तो स्कूटर रोका भी नहीं पेड़ के नीचे, कि मैं रोक के स्कूटर खड़ा हो जाऊं और थोड़ी देर बारिश हो जाऊं, बारिश बंद होगी तो फिर अपना काम कर लूंगा। तो उसके पीछे रीजन ये था कि नहीं, मुझे तो चलते रहना आगे, मैं किसी के लिए रुकूंगा नहीं। तो ये सब करते करते मैंने उस समय ये था कि फिर काम करते करते खाने पीने का, रेस्ट का कोई होश रहता नहीं है। तो हेल्थ पे फोकस तो बिल्कुल जीरो ही था। तो धीरे धीरे हेल्थ खराब होती गई। जब आप 25 से 30 साल जो हमारी एज होती है, वो हमारी पीक मानी जाती है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल। सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी एज ग्रुप में बनते हैं। तो उस समय में बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, आपसे जो चाहो करा लो उस एज ग्रुप में। लेकिन जब हम 30 से ऊपर निकलना स्टार्ट होते हैं, तब हमारी बॉडी में पिछले जो अपने कर्म है वो सामने प्रकट होना शुरू होते हैं एक एक करके, उसके प्रभाव। तो मेरे साथ हुआ चालू। तो 4-5 साल तो आदमी डिनाइल मोड में रहता है कि नहीं, मेरा तो ये ठीक है, नींद नहीं हुई होगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे ठीक हो जाऊंगा। मतलब अपन एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे बीपी हो गया है। तो 30 to 35 ये हो जाता है। फिर 35 के अबव जाके थोड़ा एक्सेप्टेंस आता है कि नहीं यार, मुझे बीपी हो गया, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी। तो ये फेस मेरे साथ चल रहा था। तो सबसे पहले मुझे डायग्नोस हुआ अस्थमा। तो उसकी दवाई चलने लग गई, इनहेलर और डेरिफाइलिन और सब टेबलेट्स वगैरह चलने लगी। फिर उसके बाद उसको भी मैंने इग्नोर किया कि हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, दवाई ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे आया बीपी डायग्नोस हुआ, तो बीपी की भी प्रॉब्लम चालू हो गई, तो उसकी भी गोलियां चालू हो गई। तभी मैं अपना काम से लगा हुआ था, जो जैसा होता है सब वैसे ही मेरी लाइफ स्टाइल हुई थी। लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं था, दवाई खा के चल रही थी गाड़ी। लेकिन जब 40 की एज में पहुंचा हूँ, मुझे तीसरा एक और बीमारी आई, वो थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, जिसमें पूरे मेरे दोनों हाथों में हर जॉइंट पर भयंकर पेन होता था। तो उस पेन से मुझे बिस्तर पे उठक दिया। जब भी मैं सिर भी उठाता था तो मुझे सब जगह पेन होता था। मेरे लिए उठना, हाँ, चक्कर नहीं आते थे, मुझे पेन होता था मुझे बहुत ज्यादा। काफी लोगों को चक्कर भी आते हैं सर्वाइकल में, मुझे चक्कर नहीं आते थे। मैं सिर्फ बिस्तर पे लेटा हूँ तब तक ठीक है, जैसे ही गर्दन उठाऊंगा मुझे पेन चालू हो जाएगा। तो मेरे लिए जीवन का सबसे मुश्किल काम था 15 मिनट बाथरूम में जाकर बैठना। घर का सपोर्ट है, पत्नी आपको लाके खाना मुंह में डाल देगी, बट एक काम करने के लिए तो बाथरूम में जाना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर मुझे उस समय ये फील हुआ कि ईश्वर ने अगर मुझे 80 साल का जीवन दिया है और आज 40 साल में मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, तो अगले 40 साल के मैं बिस्तर पे निकालूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। और निकालना पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा अभी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नहीं, ऑप्शन भले नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई भी इंसान 40s में ये इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं मतलब लेकिन आगे मेरी हालत ये थी कि मैं 3 महीने से बेड पे पड़ा हूँ। मैंने जीवन भर में काम करके एक घर बनाया 2000 स्क्वायर फीट का, उसका मैं 6 बाय 6 36 स्क्वायर फीट यूज कर रहा हूँ बेड का 2000 में से। मेरे घर के बाहर 2 कारें खड़ी हुई है, बट मुझे डॉक्टर ने ऑफिस जाने से मना कर दिया, कार चलाने से मना कर दिया, और मैं खुद भी उठ नहीं सकता कि ऑफिस जाऊं। बिल्कुल। तो ये सब मैंने अर्न किया, वो किस काम का मेरे लिए? सही बात है। जब मेरा शरीर ही मेरे किसी वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब मुझे अपने आप पे एक शर्म आई कि मैंने अपना ये क्या हाल कर लिया है इतनी कम एज में, और बाकी जिंदगी में कैसे निकालूंगा। उसी बीच मैंने देखा कि मिलिंद सोमन, फेसबुक पे मिला मुझे कि मिलिंद सोमन जी ने आयरन मैन किया है। मिलिंद सोमन हमारे ज़माने के एक सुपर मॉडल रहे हैं, उनको हम एक अलग ही लेवल से जानते हैं, मतलब उनका ग्लैमर वाले वर्ल्ड से जानते हैं उनको स्पोर्ट्स के नाम से नहीं जानते। जी। तो मैंने सोचा आयरन मैन क्या होता है, इस बंदे ने नया क्या, ये क्या जादू कर लिया। तो मैंने सर्च किया, तो आयरन मैन में अच्छा, इतनी स्विमिंग, इतनी साइकिलिंग, इतनी रनिंग, और मैं इसका एक पार्ट भी नहीं कर सकता। एक पार्ट तो चलो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ। तो वो मुझसे 10 साल बड़ा बंदा, वो 50 साल का था जब उसने आयरन मैन किया, और मैं 40 साल का हूँ। उससे छोटा होते हुए मैं इसके कितना पीछे हूँ। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्म आई, और उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे अपने शरीर को वापस ठीक करना है, वापस इस लेवल पे जाना है कि मैं आयरन मैन कर सकूं।
तो वो एक मेरे लाइफ का टर्निंग मोमेंट था, जो सोच बदलने का मोमेंट होता है वो सब था। तब मुझे अपनी लाइफ में समझ में आया कि मैंने जो दुनिया की दौलत कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य की दौलत गवा दी, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आपने अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहे बहुत अब्यूज किया, बहुत इग्नोर किया। जब अब दिन भर काम कर रहे हैं तो रास्ते में जो मिला खा लिया। बिल्कुल। तब शादी भी नहीं हुई थी कि टिफिन लेके वाइफ भेजेगी आपको। तो जहाँ भी था जो मिलता था, समोसा खा लिया, कभी कचौरी खा लिया, नहीं खाया, लगे हुए काम में। तो वो एक फेस वो था। लेकिन आपको यहीं से एक आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ कि वही आपकी परेशानी ने आपको इंस्पिरेशन दिया जी कि नहीं ऐसे तो नहीं चल पाएगा। जी। तो आप कितने समय के लिए बेड रिडन थे? मैं पहला जब मुझे झटका लगा था, मतलब एक साइड राइट साइड में पेन चालू हुआ था, तब मैं 1.5 महीना उसको झेला, उसकी बहुत पेन था वो। उसका तो ठीक हो गया। उसके बाद 1.5 महीना दूसरे में रहा। उसके बाद जब तीसरी बार अटैक आया है तो वो दोनों साइड हो गया और फिर मैं बेड रिटर्न हुआ था, और करीब 3 महीने में बेड रिटर्न था। तो इसके लिए आपने कोई मेडिकल हेल्प सीख नहीं की? बहुत सारी की मैंने मेडिकल हेल्प, और स्पाइन वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाया। तो मतलब भोपाल से बाहर नहीं गया, लेकिन भोपाल में जितने स्पाइन सेंटर है उन सबको दिखाया। कुछ लोगों का कहना था कि आप ऑपरेशन करा लो। जब मैंने रिसर्च किया ऑपरेशन के लिए, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 5% थे, और रिस्क उसमें बहुत ज्यादा था। तो मैंने वो तो अवॉइड किया कि मैं सर्जरी तो नहीं करवाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हम बीमार होते हैं, जब आपका वो एक टाइम पीरियड रहा होगा बीमार होने का, तब हम फिजिकली तो सफर कर रहे होते हैं, साथ में हम मेंटली भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं, और इमोशनली भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं, साथ ही हमारे फाइनेंसेस भी बहुत सफर करते हैं। तो इस टाइम जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ड्रेन्ड थे, तो आपको उस टाइम ऐसा क्या एक मोटिवेशन मिला? क्योंकि आप मेंटली वीक हैं, तो आपकी सोचने समझने की जो शक्तियां होती हैं वो हमेशा ज्यादातर नेगेटिव ही आपको, मैं नहीं कर पाऊंगा, यही सिग्नल देती हैं। तो क्या एक ऐसा सिग्नल था जब आपने ये उसको देखा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। एक्चुअली उसमें 2 कंडीशन होती है। जब आप पूरी तरह से ब्रोक हो तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार मैं तो अब हो गया खत्म, अब तो गोली खाना है, जीवन में यही चलना है। और एक वो होते हैं कि जो पूरी तरह टूटने के बाद में उनको लगता है अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तो मैं बड़ा चांस ले सकता हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले सकता हूँ, वैसे ही अधमरा पड़ा हूँ बिस्तर पे, अगर मैं दौड़ के मर जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। ये भी होता है ना। हाँ। तो जिस दिन मैं आयरनमैन करने के लिए समुद्र में कूदा था, उस दिन तक मेरी स्विमिंग बहुत अच्छी नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं था मैं। मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि मैं अगर कूदा हूँ और मैं पैनिक हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगा छोड़ छाड़ के। मतलब मेरा सबसे बड़ा डर मुझसे था, मुझे पानी से डर नहीं था, मुझे डूबने से डर नहीं था, मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं पैनिक होकर वापस आ जाऊंगा। तो मैंने उस समय डिसाइड करके गया था चाहे मर जाऊं लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा, उस पार ही निकलूंगा तो। और मुझे उस समय स्विमिंग में कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक स्ट्रोक आता था फ्री स्टाइल। मुझे लाइफ सेविंग के लिए जो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो सब भी नहीं आती थी, और दूसरा कोई स्ट्रोक नहीं आता था। मगर मतलब अगर एक स्ट्रोक करते करते उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं फिर लाइफ सेविंग के लिए कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पर। तो वो उस कंडीशन में मैं गया था कि नहीं अब आऊंगा तो उस पार ही आऊंगा, इस पार तो वापस नहीं आऊंगा। मतलब ये कह लिया जाए कि आप चाहे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली थोड़ा वीक थे, लेकिन आपका मोटिवेशन यही था कि अब मैं और क्या खोऊंगा, हाँ, इस पार या उस पार। बिल्कुल। तो उस समय जो आपको शक्ति मिलती है ना, ईश्वर देता है या हमारे अंदर से आती है, क्या साइकोलॉजी इसकी वजह से मुझे नहीं मालूम, क्या विज्ञान है, बट उस समय जो शक्ति आती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस समय इंसान कुछ भी कर सकता है। तो कितना लंबा समय लगा आपको इस जर्नी तक पहुंचने का? मतलब आपके बेड रिडन से आयरन मैन बनने तक की जो जर्नी है वो कितना समय लगा? इसमें मुझे कुल मिलाकर करीब 4 साल लगे। 4 साल लगे। मैं 2013 की बात है जब मैं टोटली बेड रिडन था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे वॉकिंग शुरू की। 3 महीने मुझे लगे उठने में, फिर वॉकिंग स्टार्ट की, तो वॉकिंग के डिस्टेंस बढ़ाता गया धीरे धीरे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सब इतना वॉक करने लगा था मैं डेली। तो जबकि सब कुछ खो चुका था यार, ऑफिस तो तुम जा ही नहीं रहो 3 महीने से, अभी थोड़ा लेट चले जाओ तो क्या बिगड़ जाएगा, तो वो 2-3 घंटे सुबह वॉक कर लो। फिर साइकिलिंग स्टार्ट की, फिर रनिंग स्टार्ट की। तो 2015 में पहली बार रन भोपाल रन हुई थी, तब मैंने उसमें 11 किलोमीटर पार्टिसिपेट किया था रनिंग में। तब मैं 1 से 1.5 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ पाता था। तो वो रन वॉक करके 11 किलोमीटर 2015 में किया था।
2015 में ही जनवरी में हम 4 दोस्त मिलके साइकिल से भोपाल से इंदौर चले गए थे। तो वो एक माइलस्टोन मेरा अचीव होता है, 200 किलोमीटर तो मैं साइकिल चला सकता हूँ। और रन कर ली 11 किलोमीटर, मुझे रनिंग बढ़ानी थी कि मैं रनिंग भी कर सकता हूँ। तो ये पूरी मतलब 3-4 साल का वो चला है। और तब थोड़ा सा ये भी था कि कोई और गाइडेंस नहीं था एक्चुअली मुझे। मैंने कोशिश भी की थी, मगर रनिंग या ट्रायथलॉन के लिए कोई कोच भोपाल में था ही नहीं जो हमारी एज ग्रुप को कोच कर पाए। ये एग्जैक्टली यही पॉइंट मेरे भी दिमाग में था कि 40 इयर्स की एज में कोई कोच करना नहीं चाहता ना, क्योंकि मैं गया था स्टेडियम में, गया था साई, दोनों जगह गया था कि मुझे रनिंग सीखना है, क्योंकि रनिंग बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली आप जीवन में, मैं बचपन से कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहा हूँ। तो मेरे तो पूरे मसल जाम थे, पैर मेरे उठते ही नहीं थे दौड़ने के लिए। तो मैं गया, मुझे कोई सिखा दे कोई तो वहाँ उनका कहता आपके बच्चा कितना बड़ा है, मैंने कहा मैं ही बच्चा, मुझे ही सीखना है। तो वो उन्होंने कहा नहीं आपके लिए नहीं है, यहाँ पे तो 18 साल की एज के बच्चे आते हैं। तो मुझे उस समय कोच नहीं मिला, तभी मुझे लगा था कि नहीं यार, इस एज ग्रुप को गाइड करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी वो। जैसा कि आपने बताया कि आप मिलिंद सोमन जी से इंस्पायर्ड थे। अब चीजें सडनली तो होती नहीं है। आपने बहुत एक 4 साल का टाइम पीरियड बताया कि आपने इतने साल तक उसके लिए प्रैक्टिस की, और आपने भी ये भी शेयर किया कि आपका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था। तो मेरा बस इतना ही पूछने का कंसर्न था कि डे टू डे लाइफ में आपने अपनी डिजीज को कैसे मैनेज किया। मतलब ये एक दिन में जाने वाली चीज तो है नहीं कि अस्थमैटिक थे और एक दिन में ठीक हो गए। तो कभी ठीक होने वाली चीज नहीं है। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि उसको मेरे साथ कई बार क्या होता था, जैसे जब स्पेशली मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी जी, तो मैं 1-2 किलोमीटर के बाद मुझे अस्थमा का अटैक आता था साइकिलिंग करने के बाद। जी। मैं हमेशा अपने साथ पंप रखता ही था। ओके। तो उसको वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहा तो वो डिस्टेंस मेरा बढ़ता गया। जो पहले 1-1.5 किलोमीटर में अटैक आता था वो मेरा 5 किलोमीटर हो गया, 5 का तो 10 हो गया, 20 हो गया, फिर वो साइकिलिंग में अटैक आना बंद हो गया। ओके। फिर जब रनिंग करता था तो रनिंग में भी सेम कहानी हुई। बस कई बार ऐसा हुआ है कुछ कि मैं पंप रखना सुबह भूल गया और दौड़ने निकल गया या साइकिलिंग निकल गया, फिर जैसे तैसे राम राम करते वापस आए क्योंकि वो लेना भूल गया। तो एग्जैक्टली वही पूछना चाह रही थी मैं, वो थोड़ा रिस्क वाला पॉइंट कि स्ट्रेस को और आपने बीमारी को कैसे मैनेज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि इससे यही पता चलता है कि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन किया कि जो आपको साइकिलिंग के फर्स्ट डे आप जब साइकिलिंग के लिए गए थे तो आपको जो अटैक 1-1.5 किलोमीटर में आया, नेक्स्ट डे वो आपने उसको थोड़ा पुश करा है ना। तो ये टेक्निक अच्छी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करेंगी, प्रॉब्लम तो रहेगी, आप उसको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बना लो कि कितना उसको अवॉइड कर सकते हो। और कभी भी अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप अस्थमैटिक हो तो आपको अटैक आ ही सकता है, किसी भी कंडीशन में आ सकता है। अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते रहो तो लगता था पहले 1 किलोमीटर आता था, 2 में आएगा, बट वो आने के चांसेस फिर भी होते हैं, तो उसको साथ रखो। कई बार मैं बच गया हूँ इस तरह से कि मैं साइकिलिंग करने निकला, 5 किलोमीटर मुझे अटैक आ गया, मैं अपने साइकिलिंग का जो बैग होता था देखा तो पंप नहीं था, तो मैं सेफली, हालांकि आ गया, किस्मत अच्छी थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सेफ्टी रखना चाहिए, सेफ्टी तो बहुत। तो अब आपके जो मेडिकल काउंसिल्स थे उनका क्या विचार है आपको देखकर? तो वो एक्चुअली मेडिकल जो मेरे जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ जी, तो उन्होंने तो मुझे क्लियरली मना कर दिया था कि बोले बेटा साइकिलिंग तो जितनी चाहे कर ले, बट रनिंग मत करना। मैं रनिंग में तेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। तूने रनिंग करी तो मुझे तुझे कहीं क्या बोलते हैं रिफर करना पड़ेगा। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था। लेकिन अब मेरे दिमाग में चूंकि आयरन मैन था, मुझे आयरन मैन तो करना ही हो, तो बिना रनिंग के हो ही नहीं सकता, तो मुझे तो रनिंग करनी थी। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने डॉक्टर के पास, फिर मेरा आवश्यकता भी कम पड़ गई थी कि अब तो अटैक आना ही बंद हो गया, तो मैंने उनके साथ जाना ही छोड़ दिया। आपने अपनी बॉडी को इम्यून भी कर लिया ना, स्ट्रॉन्ग भी कर लिया आपने अपनी बॉडी को। पर मुझे लगता है कि और किसी को ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटेड होकर लेना चाहिए। और हाँ, वही मेरा मतलब है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपने आपका कैलकुलेशन आपको फिट हो गया। हाँ। लेकिन हर किसी की बॉडी जरूरी नहीं कि हमेशा ना, कई बार पासा मेरे साथ भी हो सकता था, उल्टा पड़ जाता। नहीं आपने जिस तरह की ट्रेनिंग आपकी बॉडी को दी, मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ कि आपने जो ट्रेनिंग अपनी बॉडी को दी उस हिसाब से आपके लिए वो चीज ठीक रही। लेकिन हर किसी के ऊपर यूनिवर्सली हम वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। सबका शरीर अलग होता है, सबकी बॉडी का सिस्टम सबका अलग होता है, तो वो अपने आप को ध्यान में रख के करना चाहिए। अगर किसी को कोई मेडिकल एलिमेंट्स हैं तो वो अपने हिसाब से उनको ध्यान रख करके अपनी तैयारी करें, पर करें निकला हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप आज करो नहीं तो 10 साल बाद करोगे। मतलब मुझे एक चीज और ये समझनी थी कि कोई भी जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम जर्नी भले ही स्टार्ट अकेले करते हैं,
पर जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है वो हमारी पूरी फैमिली होती है। तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरी फैमिली में है हम 2 भाई हैं, मम्मी हैं और 2 बहू हैं मम्मी की। मेरे 2 बच्चे, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं। और जब 2017 की बात है उस समय तो किसी को हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, हम दोनों भाइयों से, फैमिली से। लेकिन मेरी चूँकि सबने रॉक बॉटम देखा, स्पेशली छोटा भाई तो उस समय बाहर जॉब करता था, और लेकिन मेरी वाइफ ने, मम्मी ने, मेरे बच्चों ने उस समय जो मेरा रॉक बॉटम देखा तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ सपोर्ट ही किया उसके बाद, जो भी कर रहा हूँ आज तक। तो उन्होंने देखा कि ये तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं 3 महीने से, अब दौड़ने जा रहे हैं तो अब मना नहीं कर सकता कोई, चलो कम से कम दौड़ तो रहे, चलते फिरते हैं, खुश हुए, साइकिल तो खुश है उनके लिए। तो अब मैं कोई भी इवेंट करता हूँ तो घर से मुझे पूरा फुल सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, क्योंकि घर से वाइफ का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, मम्मी का, फैमिली का, पूरी भाई का सपोर्ट मिलना बड़ी बात होती है। सबको नहीं मिलता ऐसा, नहीं मिलता है। तो सही बात है। कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है घर से तो बोलते अब क्यों, अब मतलब वाइफ से ही रिस्ट्रिक्शन चालू हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जब भी कोई मेरा इवेंट होता है तो मेरे सामान वही पैक कर, मुझे अगर मैं अकेले कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे वापस आना दिक्कत वाली बात होती, क्योंकि यहाँ से तो वाइफ सामान पैक करके दे देगी, वहाँ मुझे खुद पैक करना पड़ता था। तो वो एक की जगह 2 बैग हो जाता है फिर वापस आने के लिए। तो लेकिन घर से तो अच्छा सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मतलब, और जो क्या बोलते हैं, एक फैमिली का वो जो होता है ना बॉन्डिंग। जैसे मैंने 2020 में एक इवेंट किया था, एक यूएस में इवेंट होता है रेस अक्रॉस वेस्ट, वो करीब 1500 किलोमीटर की साइकिलिंग होती, तो वो कोविड के दौरान उन्होंने वर्चुअल कर दी थी इवेंट। तो यूएस में जाकर करता तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था कि इतना खर्चा करके वहाँ जाऊँ और एक इवेंट के लिए। तो वो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं अभी कर लेता हूँ घर में ही। वो एक हमारा बाइसिकल होता है जो साइकिलिंग बाहर करते हैं, उसका एक ट्रेनर होता है। तो वो उसके ऊपर अपनी वो साइकिल माउंट हो जाती है, और जो उन्होंने उनके ऐप के ऊपर वो डाले हुए हैं उनका रूट, वो रूट को यहाँ ट्रेनर सिमुलेट करता है। तो घर के अंदर रह के आप अमेरिका में साइकिलिंग कर रहे हो, और आपके टीवी में या लैपटॉप में पूरा वो स्क्रीन में वो रूट दिखता रहेगा आपको। जैसा उसमें एलिवेशन आ रहा है वो ट्रेनर हार्ड हो जाएगा, स्लोप आ रहा है तो वो इजी हो जाएगा, उस टाइप से वो आपको रियल टाइप फील देता है थोड़ा सा। तो इवेंट वो मैंने किया, वो करीब 9 दिन चला, 9 दिन 2 घंटे। और पूरे टाइम हमारे फैमिली ने, उस समय मम्मी तो चेन्नई में थी, तो बच्चों ने और वाइफ ने अपना मान लिया था, रात भर बच्चे मुझे सपोर्ट करते थे, दिन भर वाइफ सपोर्ट करते, दिन भर बच्चे सोते थे, रात में वाइफ सोती थी। वेरी नाइस, बहुत। तो एक रूम ने इसके लिए डेडिकेट कर दिया था, उसमें बढ़िया एसी और जो भी अपना न्यूट्रिशन और खाना पीना लाके बच्चे सर्विस दे रहे हैं रात भर। बच्चों को रात में देखने में वैसे ही मजा आता है, और दिन में वाइफ दे रही। तो घर से तो पूरा सपोर्ट मिला इन चीजों में। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा भी लगता है सुनकर, खुशी भी होती है कि सपोर्टिव फैमिली होती है। तो आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो तो आप अकेले नहीं पहुंचते, पूरा परिवार वहां पर होता है। उनका सहयोग के बिना तो मेरे ख्याल से और ये मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही बात है। अपने आप से तो मैं लड़ ही रहा हूँ, घर से भी लड़ रहा हूँ, तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैंने ये भी सुना है कि आप अपनी बिटिया के भी कोच हैं जी, तो वो क्या कहानी है, उसको कैसे मोटिवेशन दिया आपने कि वो भी करे? मैं सारे पेरेंट्स से बोलता हूँ कि एक बात आप समझ लो, बच्चे सुनते नहीं सुनते, बच्चे देखते हैं। तो जो आप कर रहे हो बच्चे देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको देखकर फॉलो करेंगे, सुनकर कभी नहीं करेंगे। आप उनको कितना ही बोलते रहो पढ़ ले, दौड़ ले, नहीं सुनेंगे वो। लेकिन वो देख रहे हैं कि इनकी माँ, अपनी मम्मी दौड़ रही है, मेरे पापा दौड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल फॉलो करेंगे आपको। तो मेरे साथ भी ऐसा, मैंने तो कई बच्चों से बोला नहीं, बेटी से भी नहीं बोला कि तू कुछ भी ट्रेनिंग कर, बट वो है कि वो बचपन में काफ़ी हेल्दी थी, चबी थी, तो उसको अपने आप में फिर थोड़ा फील हुआ, तो उसने अपना वेट लूज किया, उसने डाइट वाइट स्टडी करी खुद ही, कम करी स्टडी करके, और फिर उसने वेट लूज किया डांस वांस करके। फिर उसने मुझे साइकिलिंग करते देखा, तो साइकिलिंग करना बच्चों को अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। स्विमिंग, पानी में जाना अच्छा ही लगता है, तो उसने स्विमिंग भी सीख ली मेरे साथ जाके। फिर आ गया कोविड का, स्विमिंग पूल वगैरह बंद हो गया। स्विमिंग अच्छी कर लेती थी वो जी। फिर कोविड का स्विमिंग पूल बंद हो गया, फिर जब हम लोग दोबारा स्विमिंग गए 2024 में, पहले मैं जाता था उसके बाद में, बट उसको नहीं ले गया था, उसको 2024 में लेकर गया। तो उसको जब मैंने स्विमिंग करते देखा तो मैंने कहा तो इतने साल में स्विमिंग भूली नहीं है, और बढ़िया उसका स्ट्रोक वगैरह एकदम परफेक्ट फॉर्म था। तो मैंने उसको लगा पावनी तू तो यार आयरनमैन कर सकती है।
तेरा स्विमिंग बिगड़ा नहीं, साइकिलिंग तो कर ही रही है रेगुलर, रनिंग तो कर ही रही है। तो उसके दिमाग में कि हाँ फिर मैं करती हूँ आयरनमैन। मैंने कहा तू कर ले, अभी तेरा वैसे भी 18 ईयर की होने वाली है, तो अपन देखते हैं कोई 18 ईयर के आसपास, जो 18 ईयर मिनिमम एज कैटेगरी रहती है। हाँ जी जी। तो मैंने कहा इसके आसपास जो कोई रेस मिलेगी वो कर लेंगे। तो उस समय मैंने उसको फिर कोच करना शुरू किया। ये बात है अप्रैल की 2024 की। स्विमिंग उसकी सही थी, साइकिलिंग आती थी, बस वो पढ़ाई का इशू था क्योंकि उसकी कोचिंग 9 बजे से थी। तो नीट की तैयारी कर रही, तो सुबह 9 से लेके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक उसकी कोचिंग रहती है MP नगर में। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब तेरे को ट्रेनिंग करनी तो सुबह और शाम 2 स्लॉट है तेरे पास में। तो सुबह तुम 1 वीआर साइकिलिंग जिस दिन रहती थी उसको 1 वीआर ले आता था गाड़ी से, वहाँ वो साइकिलिंग करती थी। 6 बजे 1 वीआर खुलता, 6 से साइकिलिंग करी, फिर उसको वहीं 1 वीआर में कपड़े चेंज करके उसको कोचिंग ड्रॉप कर देता। फिर शाम को वो आती थी, फिर स्विमिंग जाते थे साथ में हम लोग। तो ऐसे करके उसने ट्रेनिंग करी। तो उसके दिमाग में वहीं से आया कि यार आयरनमैन करना है तो फिर कर लेती हूँ अभी मैं। तो उसको उसके बाद से मैंने कोचिंग स्टार्ट की, और 2024 की अगस्त में उसका 8 अगस्त को उसका बर्थडे, 11 अगस्त को वो इवेंट था फिलीपींस से दवाओं में, तो वो हम लोगों ने कर लिया था। तो कितना आसान था या मुश्किल था अपनी खुद की बेटी को कोच करना? आसान इसलिए था, मेरे लिए तो आसान था क्योंकि मेरी बेटी सुनती थी मेरी बात। उसको जो बोला, जैसी ट्रेनिंग दी वो फॉलो कर रही है, डिसिप्लिन्ड है, अपनी इच्छा से कर रही है, सबसे बड़ी बात है। मतलब मैंने किसी को फोर्स करके करवाओ तो मुश्किल हो जाता करवाना, बट वो अपनी इच्छा से कर रही, तो वो पूरा डिसिप्लिन से करती थी। देर तक सोने की आदत है उसको, लेकिन वो सुबह जल्दी उठती थी क्योंकि ट्रेनिंग करना है। वो रात की रानी है, मतलब रात भर आप जगा लो उसको तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सुबह उठने में बहुत दिक्कत थी। लेकिन बेचारी उठती थी सुबह 6 बजे, क्योंकि साइकिलिंग करना है, तो फिर 9 बजे उसको क्लास भी अटेंड करनी है। तो वो उसने अच्छे से किया। चैलेंज ये था कि मुझे एज अ कोच थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और एज अ पेरेंट मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मैं अपनी बच्ची के ऊपर कितना लोड डाल रहा हूँ, मेरी बेटी हो। दूसरे के बच्चे को आप क्रूएल हो सकते हो उसके लिए, लेकिन अपने लिए दूसरे के बच्चे पर भी हम जब क्रूएल होते हैं एज अ कोच, तो हम उसका बुरा नहीं चाह रहे होते। नहीं, अच्छा ही चाह रहे होते, बट फिर भी हमारे दिल में इतना दर्द नहीं होता जितना पेरेंट हो के अपने बच्चे के लिए। समझ रही हूँ। अच्छा, ये मतलब जैसे आपने एक चीज और बताई अभी कि आपने कोविड में जो वेस्ट वाला जो रेस किया, तो वो भी आपने आपदा को अवसर की तरह यूज किया। और पावनी ने भी आपको देखा कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है, और आपने ही पावनी को डिस्कवर किया कि ये अच्छी कर लेती है साइकिलिंग वगैरह, तो इसके लिए इजी रहेगा। तो वहां पर जैसे आप आयरन मैन के लिए जब जो कोई भी रजिस्टर करना चाहे, तो उसमें एज बार कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। एज उसका मिनिमम एज है 18 इयर्स, और अपर एज तो कोई नहीं है। अपर एज कोई नहीं है। आप 90 साल के 100 साल के तो भी कर सकते हो आप, बशर्ते आप फिजिकली फिट हो। तो मिनिमम एज 18 ईयर से 18 ईयर्स के ऊपर आपको तो आयरनमैन कर सकते हो। तो इसके रजिस्ट्रेशंस वगैरह कैसे होते हैं? ऑनलाइन होता है, सब इजी है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। आप सीधे ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो जैसे हम आयरन मैन के लिए हम अगर जाना चाहें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसमें क्या हमें कुछ अपने साइकिलिंग के आवर्स या कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं है। आपने रजिस्टर कर दिया तो उनको पता है कि ये हर कोई रजिस्टर नहीं करता, जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी होगा तो वही करेगा, क्योंकि ये इवेंट इजी नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो वो कोई जनरल आदमी रजिस्टर करता ही नहीं है। तो वो जो करता है उसको पता होता है कि मैं क्या चीजें रजिस्टर कर रहा हूँ, तो इसलिए वो लोग उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगते हैं उसके लिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके माइंड में जो ये आयरन मैन कोच है, ये कहाँ से आया कि मैं अब कोच करूंगा? जी। क्या ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपने? नहीं, बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मैं गया ट्रेनिंग कोचिंग के लिए तो मुझे नहीं मिली। तो हमारे एज ग्रुप तो सबसे ज्यादा जरूरत है। जो यंग एज ग्रुप होता है 18-20 साल का, वो तो ऑलरेडी फिट है ना, उनको क्या जरूरत है ट्रेनिंग की? अगर हम फिटनेस की बात करें तो, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो हमारा एज ग्रुप है 30-35-40 साल, 50 साल, 60 साल, इन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग की, और इनको लिए कोचिंग का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं गया था तो मुझे भी उन्होंने मना कर दिया था। तो मेरे दिमाग में ये तभी से था। और इस बीच में ये भी हुआ था कि जब मुझे आयरनमैन की ट्रेनिंग करनी थी, तो एक कोच है भारत के अच्छे मशहूर कोच है, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था। अच्छा। तो उनको मैंने उस समय मेल किया था, तो उन्होंने मुझे अपना एक फॉर्म भेजा, वो मैंने भर के भेजा उनको वापस, अपने बारे में सारी चीजें बताई। तो मैंने अपनी चीजें सब सही सही बता दी, तो उनका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आया उसके बाद में।
सर उनका कोई रिस्पांस नहीं है, तो मैं समझ गया भाई साहब ने मुझे ट्रेन नहीं करना चाहते। और मैं भी होता उनकी जगह तो मैं भी यही करता, इस बीमार आदमी को कौन ट्रेन करे, जिसके अपने को कर लें। तो वो होता है। तो मेरे दिमाग में ये दो चीजें बहुत बैठी हुई थी। एक अच्छे फिट आदमी को आप आयरनमैन करा दो तो कौन सी बड़ी बात है। एक जो बिल्कुल अनफिट हो, अधमरा हो, उसको करा के दिखाओ तो आप कोच हो ना। टॉपर बच्चों को लेके आपने IIT करा दिया तो कौन सी बड़ी बात है ना, वो तो ऑलरेडी टॉपर थे। जी जी। आप गधे बच्चे को पढ़ा के इंजीनियर बना के दिखाओ तो बात है आप में। ऑब्वियसली तो वो एक मेरे दिमाग में शुरू से था, तो मैंने तभी ये। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कोविड में अपनी ट्रेनिंग खुद करता था, तो अपनी ट्रेनिंग करता था। मेरे एक दोस्त हैं, वो उनने मुझसे बोला कि यार प्रवीण भाई आप तो अच्छा कर लेते हो, मुझे ही बताओ, मैं तो दौड़ नहीं पाता हूँ और ये और वो। तो मैंने उनको ट्रेन करना चालू किया। फिर हम 3-4 दोस्तों का ग्रुप बन गया, मैंने सबको ट्रेन करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे करके फिर हमारे सुपर एथलीट की स्थापना हुई और हम लोग सुपर एथलीट के नाम से ही ये ग्रुप है हमारा। और आज तक कम से कम 150 से ज़्यादा एथलीट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, सारे के सारे एज ग्रुप में। मेरी बेटी 18 ईयर की से लेकर 72 ईयर तक के मेरे पास एथलीट्स हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस। फुल मैराथन करते हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000-1200 किलोमीटर तक की राइड्स करते हैं। पेरिस भी मेरे एक स्टूडेंट ने की हुई है। और ये कहाँ से कंडक्ट करते हैं आप? ये सब ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन है। ये हमारी वॉच है। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ ना। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में सारे कैलकुलेशंस में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैं टेक्नोलॉजी को भी यूज करने को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे ये वॉच है, तो वॉच में काफी सारी फैसिलिटीज है। ये मैं किसी भी एथलीट को मैं उसका वर्कआउट असाइन करता हूँ तो ये वॉच उसको गाइड करती है कि आपको अब कैसे करना है, क्या करना है, कितना वॉक करना है, कितनी रनिंग करनी है, कितनी हार्ट रेट मेंटेन करनी है, क्या पेस मेंटेन करनी है। आप थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गए, जोन से आउट हो गए, तो ये आपको वार्न कर देगी वाइब्रेट करके। तो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम उससे। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे ट्रेनिंग है, मतलब लंदन, जर्मनी से लेके US तक में है। तो इंडिया में भी काफी जगहों पर है। तो अगर मैं सिर्फ फिजिकली ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ भोपाल के लोगों को ही कर पाता, लेकिन मैं चूंकि टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ तो मैं दुनिया भर में किसी को भी ट्रेन कर सकता हूँ। आपने उनको एक तरीके का कहिए कि एक सॉलिड जवाब दिया है कि आप मुझे ट्रेन नहीं करेंगे तो भी मैं बनी जाऊंगा आयरन मैन। तो हाँ, ये है ना। और नहीं, मेरा उनको जवाब देने का कोई वो इंटेंशन नहीं था। मेरे तो अपने आप को ही जवाब देना था मुझे। नहीं, पर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली समय पे। अगर आपको कुछ आपका समय हो सकता है 4 साल से आप 3.5 साल में कर लेते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही ना। समय तो वेस्ट होता है ना। जो मैंने 4 साल में किया, मुझे पता है कि आज मुझे वही का वही प्रवीण सपकाल दे दो तो मैं उसको 6 महीने में आयरनमैन करा दूंगा। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि टाइम तो बहुत लग गया ना आपको। जैसे आपने एक कैलकुलेशन किया होगा कि मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जाऊंगा, ये कोच है इनके थ्रू जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये जवाब है उनको कि भाई हम अनफिट थे, हमने कर लिया और अब हम अपने जैसे और भी लोगों को करवा के रहेंगे। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा था कि प्रवीण जी, जैसे हमने आयरन मैन के लिए तैयारी भी की, चले भी गए और करके भी आ गए। आपने अपने इन्वेस्टमेंट से ही किया, लेकिन जब हम आयरन मैन कर लिए हमने, जब हमें कोई सर्टिफिकेशन हो गया हमारा आयरन मैन का, तो हमें वहां से क्या मिलता है? कुछ मिलता है हमें वहां से भी? हमें बहुत सबसे बड़ी चीज मिलती है, वो है हमारी फिटनेस है ना। हमारी बॉडी इंप्रूव होती है आयरनमैन की ट्रेनिंग के लिए। जब हम तैयारी करते हैं उस दौरान जो मतलब डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप तैयारी करते हो, ट्रेनिंग करते हो, आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो वो एक अपने आप को एक गिफ्ट तो मिल गया और उससे बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता। जब मैं आयरनमैन की तैयारी स्टार्ट की तो मैं जो भी करता है, मेरे अलावा जितने भी लोग करते हैं, सब पैसा को साइड में रख के फिर तैयारी चालू करते हैं। उन्हें पता होता है वहां जाके हम करेंगे, हमारा खर्चा होगा, हम अपनी जेब से करेंगे, वापस आके हमें इसका कोई रिम्बर्समेंट या कोई प्राइज नहीं मिलना है, फिर भी करते हैं। तो उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जो भी आयरन करने जाता है, उसके लिए फिटनेस, अपना शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो आपको रिटर्न में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज आपको मिलती है। दूसरा, उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज मुझे मिली है, जो कि मुझे लोगों का प्यार मिला। बिल्कुल, मैं अनकंडीशनल लव मिला। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, तो उस डायरेक्शन में मैंने बहुत काम किया है सिविल में। तब लोग मुझे इतना नहीं जानते थे, इतना सम्मान नहीं मिला, इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे एक बार आयरनमैन करने से मिल गया। आई एग्री। उस एक बार मेरे आयरनमैन करने से
काफी सारे लोग हैं जिनने इंस्पायर होकर फिर आयरन किया। पहले हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कोई आयरन नहीं था, मैं पहला था। आज की तारीख में अकेले भोपाल में ही 30 से ऊपर आयरन है। और ऐसे भी है जिन्हें 3-3, 4-4 बार आयरन किया है। फुल आयरन भी 2-3 बार कर लिया। मतलब बहुत सारी भोपाल अब आयरन के नक्शे पर दिखने लग गया है। वेरी नाइस। एमपी दिख रहा होगा ना? एमपी दिख रहा है, भोपाल दिख रहा है, स्पेशली भोपाल जी। तो पहले हमारे यहाँ कोई रन करता दिखता था तो बड़ा अजीब लगता था कि क्यों दौड़ रहा, साइकिल क्यों कर रहा है। अब आज देखिए साइकिलिंग का कितना बड़ा मूवमेंट चालू हो गया। हर व्यक्ति साइकिल कर रहा है, हर व्यक्ति रनिंग कर रहा है। तो वो कम्युनिटी में फिटनेस का जो अवेयरनेस बढ़ी, वो बहुत अच्छी बात है। एक उन लोगों का प्यार मिला है मुझे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और अपनी फैमिली से भी एक सम्मान मिलता है। जब आप फिट होते हो ना, जब आप अनफिट होते हो, तो दोनों में आपको देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है। बिल्कुल। मेरे अभी भी जो इंजीनियरिंग साइड के जो कस्टमर है या मेरे फ्रेंड्स हैं उस समय के, उनका मेरे प्रति नजरिया तब बिल्कुल अलग था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। अब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज हो गया। अब जाता हूँ तो मुझे वो अलग लेवल पे सम्मान मिलता है। मैं जब उनके बीच में जाता हूँ, अपने पुराने दोस्तों के बीच में, तो उनमें और मुझ में फर्क दिखता है, विजिबल है कि हम दोनों 50-55 साल के हैं, बट वो अंकल दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो वो फर्क दिखता है। तो उनको ही मोटिवेशन मिलता है। वही बोलता है यार कैसे करूँ मैं चेंज, तो मैं उनको भी गाइड करता हूँ। करना तो पड़ेगा ना अपने को। बेसिकली देखा जाए तो प्रवीण जी, मुझे एक चीज और जाननी थी आपसे कि आपकी इस जर्नी में फिजिकल चेंजेस, फिटनेस वाले चेंजेस, वो सब आपने मेंशन कर दिए। एज अ प्रवीण, आपके अंदर आपने क्या चेंज नोटिस किया कि आप पहले, आपकी सोच में, आज की सोच में कुछ एक बहुत बड़ा अंतर कुछ बड़ा हुआ बहुत है? अच्छा क्वेश्चन तो पूछा आपने। वो आप जरूर शेयर कीजिए। जब मैं स्कूल में था जी, तब एक दूसरे से कंपटीशन होता है बच्चों में, बिल्कुल पढ़ाई को लेके जी। जब मैं कॉलेज में आया तब कंपटीशन होता है, बिल्कुल। मैंने क्या पढ़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे क्लासमेट है तो। जब मैं जॉब में आया तब कंपटीशन होता है, इसको काट के इसकी जगह में कैसे जाऊं। जब मैं बिजनेस करने लगा तो इसका बिजनेस में कैसे काटूं। ये चीजें हम कंपटीशन जीवन भर से करते आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब मैं फिटनेस में आया, रनिंग में आया, साइकिलिंग में आया, तब ये कंपटीशन जीरो है यहाँ पे। वेरी नाइस। यहाँ पे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे, अगर मैं फेसबुक पे एक लिख दूं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो मुझे बताने वाले 100 मिल जाते थे, 100 जवाब आते थे। लोग खुद होके फोन करते थे, भाई ऐसा नहीं, आप ऐसा कर लो, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। और ये अभी भी है। हम लोग चूंकि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में नहीं है तो हमारे इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप अगर साइकिलिंग करने निकलेंगे कल, तो जितने साइकिलिस्ट सब आपको सपोर्ट करेंगे कि आप ऐसा नहीं, आपने ये पेडल गलत चला रहे हो, आपकी सीट हाइट गलत है, आपका ये आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। तो इस टाइप से आपको सब गाइड करने वाले मिल जाएंगे। जबकि हमारी आज तक की पूरी जर्नी में कभी नहीं था ऐसा। हम लोग एक दूसरे को काट रहे थे, कैसे ये नीचे गिरे, हम लोग ये कोशिश में लगे रहते थे, कॉम्पिटिटर में कैसे वो डाउन हो जी। तो ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में होता होगा, बट हमारे एमेच्योर स्पोर्ट्स में नहीं है जी। तो ये बड़ा अच्छा मिला है मुझे। और ये मेंटलिटी आपके दिमाग में भी आई है कि जब मैं एंड्योरेंस स्पोर्ट में होता हूँ तो मुझे पता होता है कि अगर मैं 42 किलोमीटर कोई मैराथन दौड़ने वाला, तो मुझे पता होता है मैंने क्या ट्रेनिंग की है और मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अब ये होता है कि मेरे बच्चे भी नहीं रोते, उनके नंबर कमाए कोई रोता नहीं है। उन्हें मालूम है कि जो मैंने ट्रेनिंग की ना वही नंबर आए हैं और वही आएंगे, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब ये भी होता है कि मैं अपने टेनिस को पहले बता देता हूँ कि भाई तेरे 4 घंटा 20 मिनट में ये मैराथन कंप्लीट होगी, 2-4 मिनट प्लस माइनस होगा। जबकि वो मेरे सामने भी नहीं है, मुंबई में ट्रेनिंग कर रहा है, मुंबई में रह रहा है, मुंबई में दौड़ रहा है। फिर वो आश्चर्य से पूछता है कि सर आपने कैसे बता दिया कि मेरा इतना टाइम लगेगा। मैंने कहा तू लगा ले, कोशिश कर ले, अगर तू ज्यादा कोशिश करेगा तो उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो तेज दौड़ ले, लेकिन स्लो फिनिश करेगा। अगर सही दौड़ेगा तो इतने में कर पाएगा। तो ये मालूम मैंने क्या ट्रेनिंग कर रही है, उसी का रिजल्ट क्या होगा ये मालूम होता है। तो हम कभी किसी से पंगा लेते ही नहीं है। कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको गाइड करेंगे। किसी से हमारा कंपटीशन नहीं होता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में आने से ये फायदा होता है। तो आप जब भी किसी भी एंड्योरेंस स्पोर्ट में जाएगी तो वो बड़ा आपको कूल बंदा मिलेगा, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप में मस्त है। उसको मालूम है मेरे शरीर में आज जरा सी कुछ इंजरी होगी तो जो मैं उड़ रहा हूँ सब एक सेकंड में जमीन पे जाऊंगा। बिल्कुल। तो वो सबको पता होता है सारे स्पोर्ट्स पर, तो इसलिए कभी कोई अपने आप पे घमंड नहीं करता। ये बड़ा अपने आप में चेंज मिला है मुझे कि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड रहते हैं। कभी किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं रहता, अंदर कम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज भी है हम सब लोगों के लिए कि भाई ग्राउंडेड रहिए। आप
जितने बड़े हो गए हैं उतना ही हम्बल रहिए। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आज अपनी लाइफ में कोई स्टक फील कर रहा हो, चाहे मेंटली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज कहीं फंस गया हूँ, ऐसा लग रहा हो उसको, तो आप उसको क्या एक ऐसी सलाह देना चाहेंगे? क्या ऐसा उसको एक किक मिले या मोटिवेशन मिले जिससे वो उसमें से बाहर निकल जाए, आप एज ए आयरन मैन? तो एक सिंपल सलाह तो ये कि उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लो। अपॉर्चुनिटी लो। अगर मैं अपने लाइफ के बॉटम में हूँ, लो फेस में हूँ, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लो कि ठीक है, अब मैं मेरे लिए रास्ता सिर्फ ऊपर उठने का बचा है। अब तो मैं नीचे तो आ ही चुका हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन क्या, सिर्फ ऊपर उठना। और कभी गिव अप मत करो। और ये किसी भी कंडीशन में लाइफ खत्म नहीं होती। आपके लिए भगवान ने आपसे ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा है। आप एक फूल के पीछे पड़े थे, उसने गुलदस्ता आपके तैयार करके रखा हुआ है, आपको उठ के वो लेने की देर है। तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लो। और मैं तो साइंटिफिक सोच वाला हूँ। क्या करना है कि वो डिसाइड, जब आपको सोचते हो तो कैसे करना है उसका आंसर मिलने लगता है। बिल्कुल। आप निकलो बाहर, करो तो अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। मतलब हर रात की सुबह आएगी ही रात की सुबह भले ही ना आए, आपके ऐसी छोटी सी भी टार्च है जो आपको 1 मीटर तक का डिस्टेंस बता रही है ना, आपको 1 ही मीटर की जरूरत है, आपको वो 42 किलोमीटर की जरूरत नहीं आप चलिए 1 किलोमीटर चलोगे तो अगला 1 किलोमीटर दिखने लगेगा, अगला 1 किलोमीटर दिखेगा। एग्जैक्टली। विजन क्लियर होता है, विजन क्लियर होकर रास्ते बनने लगते हैं, कोई ना कोई हेल्प आ जाती है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे जब मैं आयरनमैन करने गया था, फुकेत में था मेरा, तो फर्स्ट टाइमर विदाउट कोच्ड, अंदर से भयंकर डरा हुआ कि मैं स्विमिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, खुद ही छोड़ छाड़ के ना भाग जाऊं मैं डर के मारे, पैनिक के मारे जी। खुद से ही डरा हुआ मैं जी। सारा फोकस स्विमिंग पर। तो मैंने फेसबुक पे पहले आयरनमैन की वेबसाइट क्या होता था कि लिस्ट देते थे वो लोग कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा, तो मैंने उसमें इंडियन ढूंढे, कुछ 4-5 इंडियन मिले मुझे। उनमें से सबको मैंने मैसेज किया, उनको फेसबुक पे ढूंढा, उनको सबको मैसेज किया। तो उसमें से एक बंदे का रिप्लाई आया। उसने कहा कि वो समझ गया क्यों मैंने मैसेज किया, वो समझ गया कि बोले आयरनमैन करने आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है अपन वहीं मिलते हैं। तो वो फुकेत में जब मैं पहुंचा तो वो मिला मुझे, और उसने मुझे स्कूटर पे बिठाया अपनी। मैंने कहा मुझे स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है। बोले स्विमिंग छोड़ो, अपने तुम्हें रूट देख लो, वो जरूरी है, रूट रेकी करा के लाता हूँ तुम्हें। तो मुझे स्विमिंग छुड़वा के वो ले गया, और रूट पे उसने 2-3 स्पॉट दिखाया मुझे जहाँ पर शार्प हेयर पिन टर्न था और डाउन हिल में था। बोले यहाँ पर साइकिल से जाओगे तो स्पीड मत बढ़ाना, यहाँ पर कंट्रोल में रहना, नहीं तो ये हेयर पिन टर्न है आगे, गिर जाओगे। तो उसने 2-3 स्पॉट बता दिया, और वो मेरे मतलब एक तरह से भगवान की भेजी हुई मदद थी। वो सुबोध साठे करके हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इंडियन ही है। तो उन्होंने जो मुझे बताया, तो उस पॉइंट पर जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो मुझे तो पता था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे साइकिलिस्ट को गिरते हुए देखा और बहुत सारों को रेस छोड़ते हुए देखा। वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे उस पॉइंट। तो ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद करता। आप निकलो सही, करो तो सही, हाथ आगे बढ़ाने की देर है। अच्छा, अब चलते चलते आप हमारे जो देखने वाले हैं और जो आपके एज ग्रुप के हैं और जिनको ट्रेनिंग कोचिंग का कोई भी एक रिसोर्स नहीं मिला है अभी तक, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो है कि आप लोगों को, जो भी मेरे एज ग्रुप वाले हो या छोटे हो या बड़े हो, हमें भगवान ने एक ही शरीर दिया है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया है। मतलब आपके पास अगर कार है वो ख़राब हो गई तो आप दूसरी ला सकते हो, बट शरीर नहीं बदल पाओगे। तो इसका ध्यान रखें और अपने शरीर को इम्प्रूव करते रहें। मुझसे कुछ सलाह चाहिए या प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप उससे डायरेक्ट 9827090505 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम प्रवीण सपकाल या सुपर एथलीट पे आप मुझे सर्च करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सलाह तो यही कि अपने आप का ध्यान रखें और कभी भी किसी भी ओवर मोटिवेशन में आके ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको इंजरी हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे एथलीट ऐसे देखे हैं जो जोश में चालू करते हैं दौड़ना, साइकिलिंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पीड चालू कर देते हैं और जो हमें टेक्नोलॉजी मिली उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे अब घड़ी है तो इसमें हार्ट रेट वगैरह सब डिटेल दिखती है हमको, तो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। थोड़े खर्चा ज़रूर होगा लेकिन हम अपने आप पर ही तो कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखते हुए करें कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो हो जाएगा।
अगर आप सोचोगे कि ओवर द नाइट ये आपको कोई आप मैराथन कर लो या आयरनमैन कर लो तो वो नहीं हो सकता। उसमें आप फिर इंजर होकर घर बैठ जाओगे, उससे उससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं। तो मेरी ये सलाह कि ठीक से करें और अपने आप को थोड़ा बिगाड़ने में टाइम लगा ना। एक दिन में तो हमारा शरीर बिगड़ा नहीं। जब मैं 25-30 साल का तब तो मैं एकदम फिट था, पूरा जी। पावर में था। लेकिन उसके बाद 10 साल लग गए मुझे खराब करने में, तो 2-4 साल तो ठीक करने के लिए। प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जहाँ बेड रिडन से आयरन मैन तक का, बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने धन्यवाद। दिल से विद पूर्णिमा को अपना समय दिया और आपने इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे देखने वालों को भी दिए, और एक ये छोटा सा टोकन ऑफ मेमोरी Thank दिल you. से विद Thank you so पूर्णिमा much. की तरफ से। तो मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि आप जो है स्पोर्ट्स कम्युनिटी से नहीं आते हो ना। नहीं, उसके बावजूद आप स्पोर्ट्स वालों को ढूंढ ढूंढ कर, उनको पकड़ पकड़ कर आप बार बार, अब मैंने आपको एक भी कॉल नहीं किया, आपने मुझे 3-4 बार कॉल किया, आप मेरे पीछे पड़े कि आप आइए हुई। और इससे आपका जो चैनल है उसके थ्रू भी जो दूसरी अदर देन स्पोर्ट्स कम्युनिटी में ये मैसेज जाएंगे फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहां पर भी लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जैसे लोग। थैंक यू सो क्योंकि मच। हम लोग तो अपनी लेवल में जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप अलग कम्युनिटी से आके अपनी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स को, फिटनेस को प्रचार करोगे तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इसके। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम खुद को एक नए रूप में खड़ा कर सकें। हम सबके अंदर भी वही एक ताकत है, और दिल से पूर्णिमा का मकसद भी यही है, सच्ची कहानियां और मकसद को आप तक पहुंचाना जो आपको प्रेरणा दे, दिल से।